नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेक इन्फो स्मार्ट में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे रेलवे में रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस। इसके पहले मैंने 98 क्वेश्चन करवा दिया है। 99 में कुछ एरर था इसलिए मैंने नहीं करवाया है। आज मैं 100 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करूँगा इस वीडियो में। दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ का आपको बेनिफिट मिलता रहे। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लासिफिकेशन, हिंदी में बोलते हैं वर्गीकरण। इसके पहले मैंने कोडिंग डिकोडिंग एनालॉजी पढ़ा दिया है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करिएगा, वहाँ पर आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। सीरियल वाइज देख लीजिएगा, जिससे कि आने वाले एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा मिल सके। तो हम लोग इस वीडियो में शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 100 से। लिखा हुआ है निम्नलिखित विकल्पों में से उस एक को चुनें जो अलग या असंगत है। अर्थात 3 ऐसे होंगे जो कि एक समान होंगे, एक ऐसा ऑप्शन इसमें होगा जो कि बाकी तीनों से भिन्न होगा अर्थात अलग होगा। तो वही आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए 100 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। तो ए में लिखा हुआ है RPNL। तो आर आता है 18 नंबर पर, और पी आता है 16 नंबर पर, एन आता है 14 नंबर पर, और एल आता है 12 नंबर पर। तो देखिए यहाँ पर 18 था, 16 हुआ, -2 हो गया। यहाँ पर 16 था, 14 हो गया, यहाँ पर -2 हो गया। यहाँ पर 14 था, यहाँ पर 12 हो गया, तो -2 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जितने भी अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं उनमें सब में 2 2 माइनस हो रहा है। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं भाई इसमें क्या हो रहा है। देखिए जेड आता है 26 नंबर पर, एक्स आता है 24 नंबर पर, और बी आता है 22 नंबर पर, टी आता है 20 नंबर पर। तो देखिए यहाँ 26 था, यहाँ 24 हुआ, 2 माइनस हुआ। यहाँ 24 था, यहाँ 22 हुआ, 2 माइनस हुआ। यहाँ 22 है, यहाँ 20 हुआ, 2 माइनस हुआ। अर्थात जो ए में हो रहा है वही बी में भी हो रहा है। ठीक है भाई, अब हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए सी आता है 3 नंबर पर, ए आता है 1 नंबर पर, डब्ल्यू आता है 23 नंबर पर, और वी आता है 22 नंबर पर। यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 1 हो गया। तो जब 1 हुआ तो -2 हो गया। यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 23 हो गया है। अर्थात यहाँ पर जब 23 हुआ तो यहाँ पर भी माइनस हुआ है। अगर आप ए से उल्टा चलेंगे, ए से ए के बाद उल्टा जब गिनना शुरू करेंगे तो जेड आएगा, और जेड 26 पे आता है, और जेड के बाद में वाई आएगा, वाई आएगा 25 पर। लेकिन यहाँ पर 23 दिया हुआ है तो ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसमें और इसमें 2 का माइनस हो रहा है। तो मुझे एक में अगर और -2 का मिल जाए तो फिर एक ऑप्शन हम एलिमिनेट कर देंगे। तो देखते हैं भाई ऑप्शन नंबर डी में, इसमें तो नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी में जो है इसमें माइनस सभी में 2 नहीं हो रहा है। ठीक है भाई, अब हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी में। तो देखिए जे आता है 10 नंबर पर, और एच आता है 8 नंबर पर, एफ आता है 6 नंबर पर, और डी आता है 4 नंबर पर। यहाँ 10 था, यहाँ 8 हो गया, अर्थात -2 हो गया। यहाँ 8 था, यहाँ 6 हो गया, -2 हो गया। और यहाँ पर 6 था, यहाँ 4 हो गया, तो -2 हो गया। ये तीनों जो हैं इनमें जितने भी अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं सब में आपस में 2 माइनस होता जा रहा है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है ये बाकी तीनों से भिन्न है, अर्थात इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, अगर आपको अल्फ़ाबेट नंबर निकालना नहीं आता है तो मैंने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया हुआ है, आप मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ पर आप देख लीजिएगा, बहुत ही इजी मेथड मैंने बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101। लिखा हुआ है अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए अव्यवस्थित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करें और उस एक को चुनें जो बाकियों से अलग है। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एक ऑप्शन सही होगा। अर्थात सही का मतलब ये है कि 3 ऑप्शन होंगे ऐसे कि जो आपस में समान होंगे, और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो बाकी तीनों से अलग होगा। तो जो बाकी तीनों से अलग है वही आपको फाइंड आउट करना है। देखिए सबसे बढ़िया तरीका होता है, आप वीडियो को पॉज करिए, स्वयं से लगाइए। आप आंसर अगर दे लेंगे, आपका आंसर सही होगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और ये मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ। एक प्रकार से जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस लगाएंगे प्रीवियस ईयर के, उतना ही ज़्यादा आपका फ़ायदा होने वाला है। तो जितनी बार आप लगा पाएँ, जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर के लगा पाएँ, आप लगाइए। तो देखिए 101 में अब हम देखेंगे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो ठीक है, सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं।
तो देखिए ए लिखा हुआ है ना, ऑप्शन नंबर ए में हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान से देखिएगा LEMON लिख सकते हैं, लेमन लिख सकते हैं इसको, ठीक है भाई, लेमन हो गया। दूसरा ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, अब जो ऑप्शन नंबर बी है इसको हम लिख सकते हैं एप्पल। देखिए इसमें APPLE ऐसे अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है, जब मैंने व्यवस्थित किया तो ऐसे हो गया है ना। अब उसके बाद देखिए भाई, तो ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं क्या बन सकता है भाई, कौन सा फल, तो देखिए ORANGE ऑरेंज बन गया है ना। अब उसके बाद में जो ऑप्शन नंबर डी है उसको देखेंगे, उसमें क्या बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है POT और उसके बाद में पोटैटो हो जाएगा है ना, पोटैटो हो जाएगा ये। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी हुआ पोटैटो। देखिए लेमन भी एक फल होता है और एप्पल भी एक फल होता है और ऑरेंज भी एक फल होता है, जबकि जो जितने तीनों फल हैं ये ऊपर पेड़ में ऊपर पाए जाते हैं, लेकिन जो पोटैटो है ये फल नहीं है। पोटैटो मीन्स आलू होता है और ये ज़मीन में नीचे पाया जाता है, अर्थात आलू ज़मीन के अंदर पैदा होता है जो कि एक प्रकार का तना है, जबकि अन्य सभी ज़मीन के ऊपर पैदा होते हैं जो फलों के अंतर्गत आते हैं। अतः आलू अन्य सभी से भिन्न है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102 लिखा हुआ है, अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए अव्यवस्थित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करें और उस एक को चुनें जो बाकियों से अलग है। तो देखिए भाई पुनर्व्यवस्थित कर लेते हैं, कैसे करना है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए जो यहाँ पर लिखा हुआ ऑप्शन नंबर ए CAR, इसको कार लिख देंगे, और बी लिखा हुआ है USB, तो इसको हम लिख देंगे BUS, बस हो गया। उसके बाद में लिखा हुआ है ये ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे तो इसको हम बना सकते हैं स्केल, SCALE, स्केल बना सकते हैं। स्केल माने पटरी होता है जिससे कि आप रेखा को खींचते हैं। उसके बाद में अब हम ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, इसमें क्या हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी देखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं साइकिल, CYCLE, साइकिल। तो देखिए कार हो गया, बस हो गया, साइकिल हो गया, ये तीनों ट्रेवलिंग के साधन हैं, अर्थात यात्रा आप इनसे कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान आप जा सकते हैं। लेकिन जो स्केल है वो अलग है, स्केल को छोड़कर अन्य सभी वाहन हैं, जबकि स्केल से किसी वस्तु की लंबाई मापी जाती है। तो यहाँ पर ये फाइंड आउट हो गया है कि ऑप्शन नंबर जो स्केल का होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, बाकी तीनों से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103 लिखा हुआ है, अर्थपूर्ण शब्द के लिए अव्यवस्थित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करें और उस एक को चुनें जो बाकियों से अलग हो। तो 103 में देखेंगे भाई, पुनर्व्यवस्थित करने के बाद देखना है। तो देखिए पुनर्व्यवस्थित अगर करते हैं तो सबसे पहले ए ऑप्शन देखेंगे, तो इसको हम क्या बना सकते हैं, इसमें लिखा हुआ ACETREH, तो इसको हम बना सकते हैं टीचर। टीचर कैसे लिखा जाता है इंग्लिश में, देखिए TEACHER, ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है टीचर। अब हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर बी, लिखा हुआ UETSTND, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या बन सकता है, तो अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये बनेगा स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट बन गया, टीचर भी मिल गया, स्टूडेंट भी बन गया। अब उसके बाद में ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, इसका क्या बनेगा, तो सी देखेंगे तो बनेगा YIBLRRA, तो इसका बनेगा लाइब्रेरी, LI, उसके बाद में BR और उसके बाद में AY, लाइब्रेरी बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अब हम देखेंगे ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बन सकता है भाई, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है KRTMAE, तो यहाँ पर बन रहा है मार्केट। मार्केट बनाएंगे तो लिखेंगे MARKET,
तो देखिए टीचर मिला, स्टूडेंट मिला और लाइब्रेरी मिली, ये तीनों क्या किस चीज़ को इंगित करते हैं? तो यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे कि जो विकल्प डी है यह तीनों से भिन्न है, जबकि अन्य सभी विद्यालय से किसी न किसी प्रकार से संबंधित हैं। तो इसीलिए जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि तीन ऑप्शन ए, बी और सी आपस में स्कूल से संबंधित हैं, अर्थात विद्यालय से संबंधित हैं। इसीलिए जो ऑप्शन नंबर डी है वो अलग है और इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 104 लिखा हुआ है सार्थक शब्द बनाने के लिए अव्यवस्थित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करें और असंगत को चुनें। तो क्वेश्चन नंबर 104 में भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको व्यवस्थित करना है। पुनर्व्यवस्थित करने के बाद में उसका आंसर देखना है। तीन ऑप्शन ऐसे होंगे जो आपस में मैच करते होंगे, एक ऑप्शन ऐसा होगा जो कि बाकी तीनों से भिन्न होगा, वही आपका आंसर होगा। तो देखिए 104 में अगर आप ऑप्शन नंबर ए देखेंगे तो देखिए ए में आप इसे क्या लिख सकते हैं भाई, क्या बना सकते हैं? तो देखिए आपको बनाना है, ये बनेगा डबल एल है तो ये बनेगा येलो, येलो माने होता है पीला, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है IFER, तो ये हो जाएगा फायर, ठीक है भाई, फायर भी लिख दिया मैंने। उसके बाद में लिखा हुआ है THIWE ऑप्शन नंबर सी में, तो इसको लिख सकते हैं वाइट, इसको वाइट लिख सकते हैं, WITE, वाइट लिख दिया मैंने, ठीक है। वाइट लिखने के बाद अब ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है WRONB, तो इसको लिख सकते हैं ब्राउन, ब्राउन हम इसको लिख सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर एक चीज़ ये समझ में आ रहा है कि फायर को छोड़कर अन्य सभी रंगों के नाम हैं, अतः फायर असंगत है। तो देखिए येलो माने पीला होता है, ठीक है, और ये वाइट सफ़ेद हो गया, ब्राउन हो गया भूरा कलर। आपने देखा होगा सीलिंग फैन वगैरह जो है भूरा कलर, तो भूरा कलर जो है वो थोड़ा सा रेडिश कलर में होता है, बस ये है कि थोड़ा डार्क होता है वो, ठीक है। तो इस तरीके से जो फायर है, फायर माने आग होता है, तो इसलिए जो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 105 में लिखा हुआ है नीचे शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरीके से समान हैं और एक जोड़ा अलग है, कौन सा जोड़ा बाकियों से अलग है? तो देखिए जो जोड़ा अलग है वही आपको फाइंड आउट करना है। 3 जोड़े ऐसे होंगे जो आपस में संबंधित होंगे, समान संबंध रखते होंगे, एक ऑप्शन ऐसा होगा जो कि अलग होगा। तो देखिए टीम का हेड कैप्टन कहलाता है, ठीक है भाई, यहाँ पर टीम और कैप्टन लिखा हुआ है, तो टीम का जो हेड होता है वो कैप्टन होता है। जो गैंग का हेड होता है वो बॉस कहलाता है, जो गैंग का हेड होता है वो बॉस कहलाता है, और कैबिनेट का जो हेड होता है वो प्रधानमंत्री कहलाता है। तो ये तीनों आपस में संबंधित हो गए भाई। जबकि ट्रूप शब्द का प्रयोग कलाकारों के समूह के लिए किया जाता है, ये ध्यान दीजिएगा, जो ट्रूप लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देखिए ट्रूप लिखा हुआ है, इसका जो प्रयोग होता है वो कलाकारों के समूह के लिए होता है, अतः विकल्प जो है वो डी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर ट्रूप जो है वो आर्टिस्ट कलाकारों को दर्शा रहा है, जबकि कलाकारों के समूह के लिए होता है ट्रूप, ये आपको ध्यान देना है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 106 लिखा हुआ है अव्यवस्थित अक्षरों को उनके स्वाभाविक क्रम में पुनर्व्यवस्थित करें और असंगत को चुनें। ठीक है भाई, देख लेते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए हम लोग देखेंगे, तो ए में क्या लिखा हुआ है, ROUWBR लिखा हुआ है। इसको हम अगर व्यवस्थित करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये तो BURROW, तो ये हो गया ब्यूरो। ठीक है, जब ब्यूरो लिखेंगे तो ब्यूरो का मीन्स होता है हिंदी में मांद, ठीक है, मांद होता है। और उसी तरीके से अगर हम दूसरा देखेंगे, लिखा हुआ है EDN लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, EDN को डेन लिख सकते हैं, डेन, DEN लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब हुआ मांद, और डेन का मतलब जो होता है वो होता है गुफा। ठीक है, डेन का मतलब होता है गुफा, मांद में चला गया, गुफा में चला गया, है ना, ये शब्द आपको पता होंगे। तो देखिए उसके बाद में लिखा हुआ है ORFO लिखा हुआ है। अब इसको हम अगर करेंगे तो ये बनेगा रूफ, ROOF। तो रूफ मीन्स होता है छत, रूफ मीन्स होता है छत। और लिखा हुआ है ETNS,
ऑप्शन नंबर डी में देखिए लिखा हुआ है। तो अगर इसको व्यवस्थित करेंगे तो ये बनेगा NEST, नेस्ट बनेगा। तो देखिए अब हो क्या रहा है, जो मांद लिखा हुआ है भाई, ये भी मांद, गुफा और घोंसला, ये तीनों चीज़ें आपस में संबंधित हैं, किसी ना किसी तरीके से रहने के लिए हैं। जैसे गुफा है तो गुफा में शेर रहता है, तो मांद में भी कोई जानवर ही रहता है, घोंसला में चिड़िया रहती है। लेकिन जो रूफ है, छत जो है वो बाकी तीनों से भिन्न है। रूफ के अतिरिक्त अन्य सभी एक समान है, ये आपको ध्यान देना है। तो इसका जो आंसर होगा वो रूफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर, हाँ अब आप सोच रहे होंगे, मैंने अभी बोला कि चाहे मांद हो, गुफा हो, घोंसला हो, ये किसी ना किसी प्रकार से जीव के लिए संबंधित है, रहने के लिए। तो क्या छत, आप सोच रहे होंगे छत भी तो जीव के लिए है, प्राणी के लिए है। हाँ बिल्कुल है, लेकिन छत का जो काम होता है वो पानी को रोकता है। छत किसी चीज़ को छांव करने के लिए होता है। छत के नीचे इंसान रहते हैं, ऊपर रहते हैं, है ना, छत के अंदर नहीं रहते हैं। जबकि मांद के अंदर जीव रहता है, गुफा के अंदर में रहते हैं, घोंसला के अंदर रहता है। तो देखिए इस तरीके से आपको सोचना होता है, इतना डीपली जाके आपको सोचना होता है। जिस दिन आप अपने थिंकिंग को इस तरीके से बिल्डअप करना शुरू कर देंगे, उस दिन आपकी जो स्टडी होगी वो बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच जाएगी। और आप मेरी बात को विश्वास करिए, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इससे बढ़िया कॉन्फिडेंस आपका हो जाएगा। बस आप पढ़ते रहिए ध्यान से, ठीक है, मन लगा के पढ़िए, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़िए, सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ाई करिए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 107, लिखा हुआ है निम्नलिखित विकल्पों में से उस एक को चुनें जो अलग या असंगत है। तो 107 में भैया अब हम लोग कर लेते हैं, कैसे करना है ये देखना है। तो देखिए लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए जब देखेंगे तो लिखा हुआ है NEXFL, ठीक है भाई। और बी में लिखा हुआ है ZGPKU, ठीक है। और सी में लिखा हुआ है LANCP, और डी में लिखा हुआ है FRGSP। तो देखिए अगर आप तीन ऑप्शन देखते हैं, अगर आप तीन ऑप्शन देखेंगे, देखिए ए, बी और सी, यहाँ व्यवस्थित करने के लिए नहीं लिखा है, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पर ये लिखा गया है कि किसी प्रकार से तीन ऑप्शन समान हैं और एक ऑप्शन इसमें बाकी तीनों से अलग है, वही आपको फाइंड आउट करना है। तो आप इसमें देखिए ध्यान से, क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए इसमें ई आया है, ई का मतलब है कि एक वोवेल है, जो वोवेल है ई वोवेल है। और यहाँ पर यू है, ये भी एक वोवेल है। और यहाँ पर ए है, ये भी एक वोवेल है, अर्थात ये जो है स्वर है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है, इसमें देखिए सभी व्यंजन आए हुए हैं, ठीक है, कॉन्सोनेंट आए हुए हैं। तो जो व्यंजन आया है, व्यंजन की वजह से ये बाकी तीन ऑप्शन से अलग हो गया है, क्योंकि बाकी तीनों ऑप्शन में स्वर भी आया हुआ है लेकिन डी में स्वर नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, लिखा हुआ है अव्यवस्थित अक्षरों को उनके स्वाभाविक क्रम में पुनर्व्यवस्थित करें और भिन्न को चुनें। तो 108 में देखिए भाई क्या करना है, लिखा हुआ है ELMSL। अगर हम ऑप्शन नंबर ए को व्यवस्थित करें तो ये हो जाएगा स्मेल, SMELL, ठीक है। उसके बाद में ऑप्शन नंबर बी को अगर हम सुव्यवस्थित करें तो हो जाएगा ये हेयर, हेयर माने होता है सुनना, ठीक है, हेयर माने होता है सुनना। ऐसे ही अगर ऑप्शन नंबर सी का देखेंगे तो इसका जो सुव्यवस्थित करने पर बनेगा एक शब्द, अर्थपूर्ण शब्द बनेगा, वो बनेगा THINK, थिंक हो जाएगा। थिंक माने होता है सोचना। और अगर हम अब ऑप्शन नंबर डी देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा TEASE, ये हो जाएगा टीज, टीज माने होता है चिढ़ाना। तो देखिए चारों विकल्पों में विकल्प डी जो है टीज अन्य सभी से भिन्न है, क्योंकि अन्य सभी किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत क्रियाएं हैं, जबकि टीज होता है चिढ़ाना, दूसरे के लिए की गई क्रिया या प्रतिक्रिया। तो जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहने का मतलब ये है बाकी जो तीन ऑप्शन हैं अर्थात ए, बी, सी, ये किसी न किसी प्रकार से व्यक्तिगत रूप से होती हैं, किसी एक व्यक्ति के लिए कही जा सकती हैं। लेकिन जो टीज है, टीज मीन्स होता है चिढ़ाना, ठीक है, ये क्रिया या प्रतिक्रिया होता है, दूसरे के लिए किया गया, ठीक है।
तो जो इसमें आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 109। अव्यवस्थित अक्षरों को उनके स्वाभाविक क्रम में पुनर्व्यवस्थित करें और असंगत को चुनें। तो भाई 109 में देखेंगे कैसे क्या होगा इसमें। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे तो लिखा हुआ है OLENB लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं नोबेल। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं नोबेल। ठीक है, वैसे ही अब हम अगर ऑप्शन नंबर बी देखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं थीसिस, THESIS, थीसिस माने होता है लेख और नोबेल माने होता है उपन्यास। और ऑप्शन नंबर सी देखेंगे तो ये हो जाएगा AGZEANIM। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मैगजीन। ठीक है, तो मैगजीन की जो स्पेलिंग होती है वो होती है AZINE, मैगजीन हो गया। मैगजीन मीन्स होता है पत्रिका। और जो लिखा हुआ ऑप्शन नंबर डी TCAYRIDION, तो इसका हो जाएगा डिक्शनरी। ठीक है, डिक्शनरी मीन्स होता है शब्दकोश। तो ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जो थीसिस है, थीसिस के अतिरिक्त अन्य सभी पुस्तकें हैं, ये ध्यान देना है आपको। थीसिस जो है वो एक लेख है, बाकी जो 3 ऑप्शन है, नोबेल माने उपन्यास होता है, उपन्यास भी एक बुक हो गई, मैगजीन भी एक पत्रिका एक अर्थात एक बुक हो गई, और डिक्शनरी भी एक शब्दकोश, ये भी एक बुक हो गई। लेकिन जो लेख है, लेख मीन्स होता है लिखना, तो जो लेख है वो हो गया थीसिस, तो ये बाकी तीनों ऑप्शन से अलग है, तो जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 110। 110 में लिखा हुआ है अव्यवस्थित अक्षरों को उसके स्वाभाविक क्रम में पुनर्व्यवस्थित करें और असंगत को चुनें। तो देखिए 110 में भी वही करना है जो अभी तक हम लोग करते हुए आए हैं। ठीक है, व्यवस्थित करना है, फिर देखना है कि जो व्यवस्थित किया उसमें से 3 समान होंगे, एक ऑप्शन ऐसा होगा जो अलग होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है LAFC, तो होता है काफ, इसको काफ लिख सकते हैं CA और LF। काफ माने होता है बछड़ा, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, गाय का बच्चा होता है। ठीक है, बछड़ा मतलब गाय का बच्चा होता है, काफ मीन्स। और देखिए अब लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है UKCGIDLN लिखा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं डकलिंग लिख सकते हैं DUCK, उसके बाद में LING, डकलिंग लिख देंगे। तो डकलिंग मीन्स होता है बतख का बच्चा। तो ऑप्शन नंबर सी का हम देखेंगे इसमें क्या बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए क्या बन रहा है भाई, ऑप्शन नंबर सी में बन जाएगा हायरलिंग, HIRLING। ठीक है, तो इसका हो जाएगा हायरलिंग। हायरलिंग मीन्स क्या होता है, पैसा लेकर काम करने वाला, उसको बोलते हैं हायरलिंग। ठीक है, और देखिए लिखा हुआ है BCU, तो इसका हो जाएगा कब। कब माने होता है शेर का बच्चा। तो देखिए अब यहाँ पर कब मैं लिख दे रहा हूँ CUB। ठीक है, कब हो गया। तो देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा है, अब यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो गया है, स्पष्ट हो गया है कि जो इसमें ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी को छोड़कर अन्य सभी एक समान हैं, क्योंकि सभी किसी न किसी जंतु के बच्चे हैं। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है हायरलिंग, वो बाकी तीनों ऑप्शन से अलग है। तो 110 क्वेश्चन नंबर का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 111। लिखा हुआ है निम्न अव्यवस्थित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाएं और फिर उनमें से वह शब्द चुनें जो शेष से भिन्न है। तो क्वेश्चन नंबर 111 में भी अभी हमें वैसे ही करना है जैसे मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था, सबको व्यवस्थित करना है। तो व्यवस्थित करेंगे सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को। ऑप्शन नंबर ए जब करेंगे तो उसमें हम EVCOL को क्लोव लिख सकते हैं CLOVE, क्लोव लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है लौंग। ठीक है, और LCIYHL को लिख सकते हैं चिली, चिली होता है चिली। ठीक है, चिली लिख देंगे, चिली मीन्स होता है लाल मिर्च। ध्यान दीजिएगा,
क्लोव मीन्स होता है लौंग, चिली मीन्स होता है लाल मिर्च। और ऑप्शन नंबर अगर अब हम देखेंगे डी, तो देखिए डी में क्या हो जाएगा, MIUNG लिखा हुआ है, तो इसका हो जाएगा क्यूमिन लिख सकते हैं इसको, क्यूमिन CUMIN, क्यूमिन लिख देंगे। तो क्यूमिन मीन्स होता है जीरा, ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी देखिए क्या हो सकता है, HLTCO, तो इसको हम लिख सकते हैं क्लोथ, क्लोथ होता है CLOTH, क्लोथ, क्लोथ मीन्स होता है कपड़ा। तो देखिए लौंग, लाल मिर्च तथा जीरा मसाले के अंतर्गत आते हैं, जबकि कपड़ा इसमें से भिन्न है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 111 का। आप लोगों को सबसे बड़ा डाउट ये होगा, परेशानी जो हो रही होगी वो इसमें हो रही होगी कि मैं कैसे सबका अर्थ निकाल ले रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने जितना क्वेश्चन अभी तक कराया है उम्मीद करता हूँ उतने स्पेलिंग तो आपको आ गए होंगे। मैंने भी कहीं से सीखा है, इसी तरीके से प्रैक्टिस कर कर के सीखा है। तो जैसे अभी मान लीजिए मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन कराया है, जितने भी आपको मैंने अभी तक कॉमन बताया है, कॉमन चीज़ें ही मैंने आपको बताया है। कहने का मतलब है कॉमन के सब में ही व्यवस्थित करना था और सब में स्पेलिंग करेक्ट करनी थी। आपको लिख करके 3 ऑप्शन से एक ऑप्शन चूज करना था। तो जितना मैंने बताया अगर आपने मन से पढ़ा होगा तो आपको आने वाले समय में बहुत फ़ायदा मिल देगा। ये अभी तक मैंने जितना आपको पढ़ाया है इस वीडियो में, स्पेलिंग से रिलेटेड चीज़ें जो भी आपको मैंने बताया है, शब्दकोश से संबंधित, डिक्शनरी संबंधित जितने मीनिंग्स मैंने बताया है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा और 1-2 बार आप देखेंगे तो आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छे लेवल पर पहुंचने वाली है। और कहीं से कोई लेकर के चीज़ें नहीं आता है, मतलब कहने का है कि लेकर कोई चीज़ें पैदा नहीं होता है। ये सब याद करके प्रैक्टिस करने से ही सब आता है। मुझे भी प्रैक्टिस करने से ही आया है जो मैं सब बना ले रहा हूँ। अभी मैंने अगर आपको इसमें 10 या 11 क्वेश्चन करवाया है तो ये आप मेरी बात को समझिए। मैंने जितने क्वेश्चन कराए हैं, जितनी मीनिंग्स बताए हैं, आप कहीं पर लिख लीजिए, उसको बार बार आप देखिए, बार बार पढ़िए, जिससे कि वो याद हो जाए, ठीक है। और एक समय अंतराल पर आप प्रैक्टिस करते रहें बराबर। ऐसा नहीं कि आज आपने पढ़ लिया आप 2 हफ्ते बाद। जब आप पढ़ाई करते हो तो कम से कम 3 दिन का गैप होना चाहिए बस। जैसे आज आपने पढ़ा तो ये वीडियो आपको 3 दिन बाद अवश्य देखनी चाहिए, नहीं तो आप भूल जाओगे। और आज आप देख लोगे तो इसके बाद उसका अगर 3 दिन बाद अगर आपने तीसरे दिन अर्थात नहीं देखा या चौथे दिन नहीं देखा आज के, तो फिर आपको इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो कम से कम 2 से 3 बार आप इसका रिवीजन ज़रूर करिएगा। तो बस दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आप बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल टेक इन्फो स्मार्ट के साथ। तो आज इस वीडियो में दीजिए इजाज़त। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।